तो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरा जर्नल बारीकियों के साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जर्नल का अभी हमने जो लास्ट किया था वो था बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैरिटी, डोनेशन, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस बाय थेफ्ट और फायर, जिसमें इंश्योरेंस हुआ है तब क्या होगा, इंश्योरेंस नहीं हुआ है तब क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम कम मिला है तब क्या होगा। तो अब हम पढ़ेंगे ये टॉपिक्स आज के लेक्चर में। चलो शुरू करते हैं। जितना जर्नल हम अभी तक पढ़ चुके हैं उस हिसाब से आज का सेगमेंट बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो पहले हम शुरू करते हैं चैरिटी, डोनेशन, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप किसी को चैरिटी भी दान होता है, डोनेशन भी दान होता है। ठीक है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर आप अपनी सेल प्रमोशन के लिए कुछ फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं तो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन तो माल का ही होगा भाई, पैसे का तो नहीं हो सकता। सैंपल तो जो माल आप बना रहे हैं उसी के, आपने कई बार देखा नहीं, न्यूज़पेपर में भी निकल के आता है, शैम्पू के पाउचेस चिपके हुए आते हैं, तो वो है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी ने जो माल बनाया या खरीदा उसी को तो वो बांट रही है, तो हो गया सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। चैरिटी और डोनेशन ये कैश का भी हो सकता है, चेक से भी हो सकता है और माल का भी हो सकता है। ठीक है ना, आपने सामान डोनेट कर दिया। ऐसे केसेस में चैरिटी भी आपके लिए एज अ बिजनेस एक्सपेंस है, डोनेशन भी आपके लिए एक्सपेंस है, और जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मतलब एडवर्टीजमेंट किया है या सेल प्रमोशन किया है वो भी एक्सपेंस है। लेकिन ये एक्सपेंस आपने कैश में बेयर किया है या नॉन कैश यानी कि कोई माल देकर के बेयर किया है, इस पे आपकी एंट्री का सेकंड पार्ट यानी कि क्रेडिट सेगमेंट डिपेंड करेगा। देखते हैं कैसे। ठीक, तो ये आ गए हम गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। इन्होंने कैश को हटा ही दिया है, सिंपल गुड्स की बात करी है। अगर आप माल को डोनेट कर रहे हैं, कुछ सामान डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेशन या चैरिटी जो भी नाम आप यूज करते हैं वो एज एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो ये यहाँ एक्सपेंस जो है ये डेबिट हो गया। और जो माल आपने चैरिटी या डोनेशन में दिया है वो आपने बेचा नहीं है। अगर आपने बेचा होता तो आप सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देते, जैसा हम हमेशा करते हैं, सेल एज अ रेवेन्यू क्रेडिट हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ वही माल आपने परचेज किया हुआ था, परचेज एज एन एक्सपेंस आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखा था, लेकिन अब वही एक्सपेंस का नेचर चेंज होकर चैरिटी डोनेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो परचेज एज एन एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा और चैरिटी डोनेशन एज एन एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस का बेसिक साइड डेबिट, तो परचेज एज एन एक्सपेंस को अगर हमें कम करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसे क्रेडिट कर देंगे, और चैरिटी एंड डोनेशन एज एन एक्सपेंस को बढ़ाना है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। बात समझ में आई? अगर आपने कैश दिया होता तो आप कैश को क्रेडिट करते, लेकिन वो कैश एज एन एसेट कम होता। अगर आप बैंक का चेक देते तो भी आप बैंक को क्रेडिट करते, मगर वो बैंक एज एन एसेट कम होता। लेकिन अगर आपने माल दिया है तो आपने परचेज एज एन एक्सपेंस को कम करके चैरिटी एज एन एक्सपेंस में डाइवर्ट कर दिया है। क्योंकि जब हम परचेजेस रखते हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंगली सेल बुक करनी होती है, इतना माल खरीदा था इतना माल बेच दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ वो माल बिक तो रहा ही नहीं है, वो तो उसने तो अपना नेचर चेंज कर लिया, वो सिर्फ परचेज से हट के चैरिटी कॉलम में चला गया। बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पर चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन डेबिट हो गया और परचेज एज एन एक्सपेंस क्योंकि कम हो रहा है आपकी बुक्स में वो इसलिए क्रेडिट हो गया। सिंपल। जो दूसरा है सैंपल, उसमें कुछ करने की बात नहीं है, डिट्टो वही पैटर्न पे चलेगा। कोई लोग इसको एडवर्टीजमेंट नाम देते हैं, कोई लोग इसको नाम देते हैं ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई इसको बोलता है सेल प्रमोशन। जिस भी नाम से बोला है वो भी एक एक्सपेंस है। जो परचेज रखा है आपके पास माल वो भी एक्सपेंस था, आपने सिर्फ एक एक्सपेंस के नेचर को चेंज कर दिया तो परचेज एज एन एक्सपेंस कम हो गया और सैंपल या सेल प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट, वो जो भी नाम आप यूज कर रहे हैं वो एज एन एक्सपेंस आपकी बुक्स में बढ़ गया। सिंपल, क्लियर? कोई डाउट नहीं? चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आ जाते हैं थेफ्ट वाले काम पे। ये आ गया थेफ्ट नहीं, लॉस ऑफ गुड्स। अब लॉस ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है? आपका माल खो गया, चोरी चला गया, उसमें आग लग गई, किसी भी प्रकार से आपके माल का नुकसान हो गया। माल का नुकसान हो जाने से मतलब यह है कि अब वो माल बिक तो सकता नहीं है, भाई वो माल ही नहीं रहा, या जल गया या नुकसान हो गया या चोरी चला गया, कुछ भी हो गया, तो वो माल अब बिक नहीं सकता। इसलिए हम उसे सबसे पहले परचेज में से हटा देंगे।
परचेज में हम वही रखते हैं जो सेलेबल है, जो सेलेबल नहीं है उसका परचेज में कोई काम नहीं। परचेज एज एन एक्सपेंस को कम करेंगे, लेकिन कोई तो एक्सपेंस है जो बुक करना है हमको, क्योंकि माल तो रहा ही नहीं है आपके पास, वो माल जो था वो तो नुकसान हो चुका है आपका, तो हम लॉस को हम डेबिट कर देंगे। पहली एंट्री इस केस में, इसमें मल्टीपल एंट्रीज बनती हैं, 2 एंट्री 3 एंट्री ऐसे लॉट बनता है पूरा। सबसे पहली एंट्री, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आप अपने परचेज को कम कर दीजिए और लॉस को बुक कर लीजिए। लॉस थेफ्ट से हुआ है, मतलब चोरी से हुआ है, तो ये खाता आ जाएगा। आग लगी है उससे हुआ है तो ये खाता आ जाएगा। दोनों हुए हैं तो दोनों आ जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि ये परचेज में से कम हो करके ये रिस्पेक्टिव लॉस अकाउंट में चला जाएगा। एंट्री नंबर 1, परचेज को सबसे पहले खत्म करिए। अब आ जाइए इंश्योरेंस पे। क्या ये माल इंश्योर्ड था या नहीं था? अब अगर ये माल इंश्योर्ड था तो इसका मतलब है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना क्लेम भेजा होगा। तो जिस डेट पर आपने अपना क्लेम लॉन्च किया, आपने उसी डेट पर ये मान लिया कि आपको पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा। आपने पूरा का पूरा लॉस यहां खत्म कर दिया और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को एज अ डेटर यहां खड़ा कर दिया। अब आया क्लेम मिलने का टाइम। अगर तो आपको पूरा पैसा मिल जाता है तो इसका मतलब है पूरा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट आपका बढ़ गया और इंश्योरेंस कंपनी का जो आपने एज एन एसेट एज अ डेटर खड़ा किया था वो खत्म हो गया। ये बैंक बढ़ गया, इंश्योरेंस कंपनी का खाता जो आपने खड़ा किया था पिछली एंट्री में खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको लॉस के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। आपने यहाँ लॉस क्रिएट किया, यहाँ आपने लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के खाते में ट्रांसफर किया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, तो ना लॉस रहा ना इंश्योरेंस कंपनी का कोई डेबिट खड़ा हुआ है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको पूरा क्लेम नहीं मिलता या आधा क्लेम मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर तो आपने देखिए इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, तो यहीं पे कहानी खत्म। इस कहानी की कोई, इसके पोर्शन की कोई जरूरत नहीं अगर आपने इंश्योरेंस ही नहीं है आपका। लेकिन अगर इंश्योरेंस है और आपने इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट भेजा है तो उस केस में क्या होगा, हम आ जाएंगे इस सेगमेंट पर कि हमने लॉन्च किया क्लेम। अब देखें क्या होता है। अगर पूरा पैसा मिल गया तो पूरे पैसे से ये एंट्री डल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पार्शियल पैसा मिलता है, पार्शियल मतलब कम पैसा मिलता है, 100 में 20 रुपए मिले, 100 में 50 रुपए मिले, 100 में 80 रुपए मिले, 80% मिला, 70% मिला, कम मिला अगर, तो जितना मिला वो यहाँ, जो नहीं मिला वो तो अल्टीमेटली लॉस है ही आपका, तो लॉस बुक करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो आपने लॉस खत्म कर दिया था और इंश्योरेंस कंपनी का खाता खत्म आपके किताबों से। अब इंश्योरेंस कंपनी का नाम आपकी बुक्स में नहीं आएगा। हम इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन, आग लगी या चोरी हुई। जिस दिन ये हुआ, घटना घटी, उसी दिन आपने परचेज अकाउंट को कम कर दिया और लॉस के खाते को बुक कर दिया। अगर आपका माल इंश्योर्ड है तो आपने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लॉन्च किया और आपने अपने पूरे लोन अकाउंट को इंश्योरेंस कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुम दे दो, तुम सारा पैसा सब दे दो तुम मुझे। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा दे देती है तो पूरा पैसा आ गया, इंश्योरेंस कंपनी का खाता पूरे से खत्म हो गया। लेकिन अगर वो कुछ हिस्सा देती है, कुछ हिस्सा नहीं देती है, तो जितना दिया उससे बैंक अकाउंट, जो नहीं दिया वो वापस लॉस और इंश्योरेंस कंपनी का खाता बिल्कुल खत्म। अगर इंश्योर्ड ही नहीं था तो आगे की कहानी का कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो ये नीचे ही इसका एक न्यूमेरिकल है, अब हम उस पर काम करते हैं। जब भी हम ऐसे कोई छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ा, हमने चैरिटी पढ़ा, अभी हम लॉस बाय थेफ्ट पढ़े, तो इसके ऊपर पूरे पूरे न्यूमेरिकल आएंगे ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 10 पॉइंट का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स किसी न किसी तरीके से कवर्ड होंगे। फाइट हमारी एक एक नंबर की रहती है लगातार। ऐसा नहीं है कि हमको पूरे 10 नंबर का तैयार करना है या 6 नंबर का, एक एक नंबर जो मिलता है बटोरते जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी नंबरों की किटी कितनी बड़ी हो गई है। तो अब हम ये वाला जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, आया ये इंश्योरेंस पे है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें केवल इंश्योरेंस हो, इसमें और भी एस्पेक्ट्स जो हम पढ़ चुके हैं वो भी कवर हो रहे होंगे। चलें देखें कैसे। पहला एंट्री, गुड्स परचेज्ड फॉर 5000 वर यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। 5000 का माल जो खरीदा गया था वो प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले लिया।
पर्सनल इस्तेमाल आते ही आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अगर बिजनेसमैन कोई पैसा डालता है तो कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा, बिजनेसमैन कुछ निकाल के ले जाता है तो कैपिटल घटा दिया जाएगा। कैपिटल को घटाने के लिए कैपिटल वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए कौन सा अकाउंट होता है? जल्दी बोलो, कौन सा अकाउंट होता है? वेरी गुड, उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट चलता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट में जब जब ये पैसा निकालेगा हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में उसको इकट्ठा करते जाएंगे और साल के आखिर में एक बार हम उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब ड्रॉइंग्स तो हमको पता चल गई, और कैपिटल को कम करना है इसलिए कैपिटल क्रेडिट होता है, बेसिक साइड क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब वो ले के आ गया, अगर तो पैसा निकाल के ले गया होता तो हम कैश एज एन एसेट को कम कर देते, लेकिन यहां वो माल निकाल के ले गया। गुड्स परचेज फॉर 5000 वर टेकन अवे। परचेज जब खड़ी की जाती है तो उसके अगेंस्ट में सेल होना जरूरी है। अगर वो निकाल करके माल अपने घर में ले गया है तो इसका मतलब उस माल की सेल तो होने वाली नहीं है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट का एक्सपेंस हम कम कर देंगे। एक्सपेंस बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, इसलिए परचेज को डेबिट नहीं क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ड्रॉइंग्स डी आर टू परचेजेस क्रेडिट। एक छोटा सा नरेशन लिखना मत भूलिएगा, फॉर्मेट के बहुत नंबर होते हैं। ये एलएफ का कॉलम है, हमेशा खाली रहता है पर इसको बनाना बहुत जरूरी है। इधर है ये डेट का कॉलम, ये अमाउंट डी आर, ये अमाउंट सी आर। आपको सब आता है, मुझे मालूम है आपको सब आता है। आता है ना? मुझे पता था आपको आता है। चलो नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, सेल प्राइस 8000, कॉस्ट प्राइस 6000। 6000 रुपए का माल था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। अभी ट्रांजिट मतलब होता है मूवमेंट में, यहां से वहां जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में था ये माल, और वो चोरी हो गया। सेल प्राइस था 8000 रुपए। आपका नुकसान कितने का हुआ? 6000 का नुकसान हुआ या 8000 का नुकसान हुआ? आपका माल 6000 का था, आप बेचते 8000 में, वो पैसा रिकवर नहीं होता तो नुकसान 8000 का था। ये तो माल ही नहीं मिला अभी। अब आप कह दो जी 8 में नहीं, मैं तो 80,000 में बेचने वाला था तो मेरा तो 80,000 का नुकसान हो गया, तो मैं कहूँगी भैया 80,000 क्यों, 1,80,000 बोल दीजिए। इसलिए जिस फिगर का कोई अभी जेन्युइनिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सेल तो कंडक्ट हुई ही नहीं थी। अभी तो माल ही खरीद फरोख्त हो रहा था, उसी में चोरी हो गया। माल तो अपना संभाला नहीं जा रहा आपसे और लगे 1,80,000 में सेल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माल का लॉस हुआ है वो 6,000 का हुआ है, सेल फिगर कोई भी दी हो। आपने उसमें 6,000 रुपए की लागत लगाई थी और वो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, और स्टोलन इन ट्रांजिट हुआ। तो अब लॉस हमने दो पढ़े, एक थेफ्ट पढ़ा, एक फायर पढ़ा। अब आप कहोगे इसको किस में फिट कर दें, है ना? तो भैया जब ये दोनों में फिट नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत है, इसको लॉस बाय ट्रांजिट कर दो, एक नया का नाम डाल देते हैं। मूल मुद्दा ये है कि हमें परचेज में से इसको कम करना है और लॉस में बुक करना है। अब इसके बारे में इंश्योरेंस को लेके इन्होंने कुछ नहीं कहा है। जब तक नहीं कहा है तब तक हम अपनी तरफ से तो इंश्योरेंस क्लेम डाल नहीं देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 6,000 रुपए का ये माल इनका चोरी हो गया, काम खत्म। आगे कहेंगे इंश्योरेंस के बारे में तो हमें क्या करना है, हमें लॉस को हटा देना है, उसकी जगह इंश्योरेंस डाल देना है, कर देंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं। थर्ड, गुड्स अनइंश्योर्ड। अब इसमें इन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये माल इंश्योर्ड नहीं था। पिछला वाला नहीं, जो ट्रांजिट की बात हो रही है, लॉस इन ट्रांजिट, वो उसकी तो बात ही नहीं करी उन्होंने। नया अब इसमें जो एंट्री में बात कर रहे हैं, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3,000, जो कि उसका परचेज कॉस्ट था, दे वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 3,000 का माल था, इंश्योरेंस नहीं हुआ था और आग लग गई। आपको पता है लॉस बाय फायर बुक करेंगे, परचेजेस को कम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ये वो कहीं पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको इंश्योर कराया ही नहीं था। सिंपल सी चीज है, लॉस बाय फायर 2 परचेजेस 3,000, बात खत्म। नरेशन जरूर डालिएगा नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब हम चलते हैं अगली एंट्री पर। गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डैमेज्ड बाय फायर। 1,000 का माल था, आग लग गई। पहली एंट्री। जैसे ही आपने इतना पढ़ा आप तुरंत लॉस बाय फायर टू परचेजेस 1,000 परचेज अकाउंट से तुरंत उसको वाइप आउट कर दीजिए। फिर चलेंगे हम आगे। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 800 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 1,000 रुपए का माल था, आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए दिए आपको और वो उसने आपको चेक से पेमेंट कर दिया। अब यहां आपको इसी स्टेज पर पता है
कि 1000 में से 800 रुपए का क्लेम मिला है और 200 का नहीं मिला। लेकिन जो प्रोटोकॉल हमने ऊपर सीखा था कि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एग्जैक्टली वही हम यहां भी करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी एज अ डेटर, एज एन एसेट हमने डेबिट कर दिया, और लॉस था, हम ये मान के चल रहे हैं हमें पूरा 1000 रुपया मिल गया। क्यों ऐसा हमने क्यों सोचा? क्योंकि जिस दिन डैमेज हुआ, जिस दिन आग लगी, उस दिन हमने सबसे पहले तो परचेज हटा के लॉस में डाला और हमने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी अपना टाइम लेती है उस चीज को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए। तो हमारी एंट्री जिस दिन हमने क्लेम लॉन्च किया था, हमें नहीं पता था कि ये 800 रुपए का बनेगा, 900 का बनेगा, 1000 का बनेगा, हमें नहीं मालूम था। इसलिए हम अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूरा 1000 रुपया एक्सेप्ट करेंगे कि हमें ये सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। ये बात एंटिसिपेट करते हुए हम इंश्योरेंस कंपनी को पूरे 1000 रुपए से डेबिट कर देंगे। अब अगली एंट्री में जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें 800 रुपए मिले और उसके आगे बाकी 200 मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो हमने 800 रुपए से बैंक बुक किया, 200 रुपए से लॉस बुक कर दिया, और 1000 रुपए ये जो हमने यहां खड़ा किया था उससे हमने इंश्योरेंस कंपनी का खाता वाइप आउट कर दिया, क्लियर कर दिया। अब हमें उनसे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आई? इन्होंने एक लाइन में लिख दिया 1000 रुपए का माल था, आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपया दे दिया, चेक से दे दिया। ये एक दिन में थोड़ी हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम नहीं तो महीना भर लग जाता है। तो आपकी शुरुआती एंट्री थी परचेज से कम करो, लॉस में बुक करो। नेक्स्ट डे जैसे ही आपने इंश्योरेंस क्लेम डाला, आपका एंट्री था लॉस से हटाओ, इंश्योरेंस क्लेम में डालो, फिर इत्मीनान से बैठ जाओ। फिर इंश्योरेंस कंपनी को हल्ला मचाते रहो, भैया कब दे रहे हो, क्लेम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जिस दिन उसने क्लेम दिया, पूरा दिया, आधा दिया, अधूरा दिया, आखिरी एंट्री उस दिन आएगी। अभी तो इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं दी हुई हैं। अगर इसमें डेट्स दी होती तो आपको मेरी बात और भी अच्छे से समझ में आ जाती। आग आज लगी, इंश्योरेंस क्लेम कल भरा आपने, मिला आपको 15 दिन के बाद में, इस तरीके से चलता है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। 500 का माल था, आपने उसको दान में दे दिया। जब सेल किया ही नहीं तो सेल प्राइस आप कहते हो 600 में बेचना था यार, दूसरा कहते 600 में क्यों, 6000 में बेचना था। तो यार अरे माल तो 500 का था, बेचना कितने में था वो तो तब बात होती ना, अगर बिक रहा होता तो। बिक तो रहा नहीं था, आपने तो बेचा ही नहीं उस माल को। आपने क्या किया, उसको आपने दान कर दिया किसी को। तो दान में उसकी वही कीमत तो रहेगी जितनी कीमत में आपने उसको खरीदा था। तो परचेज एज एन एक्सपेंस आप कम कर देंगे एंड चैरिटी एज एन एक्सपेंस आप बढ़ा देंगे, क्योंकि परचेज में हम वही रखते हैं जो सेल होना है। मैं इतनी देर से एक ही बात बता रही हूँ बार बार आपको। तो जो परचेज में से वो सेल होना ही नहीं है तो उस एक्सपेंस में वो परचेज में से मिटा दीजिए उसको, और उसको जो एक्चुअल उसका एक्सपेंडिचर नेचर है उसमें डाल दीजिए। तो इसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर नेचर क्या हो गया, चैरिटी हो गया। इसको चैरिटी में डाल दिया आपने, देखो चैरिटी दिया, 2 परचेजेस, ये टनाटन काम खत्म। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिकल सॉल्यूशन। कोई चीज को याद नहीं करना है, सिर्फ पुराना रिवाइज करते जाना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, जो होमवर्क क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। आपका अकाउंट एकदम फर्राटेदार हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि ये कितनी लॉजिकल चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, एक एक बात आपको खुद पता है। और मेरा इतना मेहनत करके आपको पढ़ाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको ये ब्यूटी पता हो इस सब्जेक्ट की, जो एट टाइम्स नहीं पता होती है। ठीक है, चले आगे। चलो, तो आज के इस वीडियो में यही 2 टॉपिक्स थे जो मैंने कवर करने थे। एक हमने किया चैरिटी डोनेशन सैम्पलिंग वाला, और दूसरा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, कुछ भी, इंश्योर्ड ऑब्लिक अनइंश्योर्ड, कुछ भी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया सारा का सारा। आपकी टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी सेगमेंट हो, उसे एक बार पढ़ लीजिए, 2 सवाल लगा लीजिए, ताकि यहां तक का आपका प्रिपरेशन पक्का हो जाए। अब अगले लेक्चर की रिकॉर्डिंग अगली क्लास में, तब तक चले, बाय।